Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Future Aspirants. Today I am here with the topic of enzymes, and I have taken this topic from the chapter number 3 of Inter Part 1. The chapter name is Enzymes, and I am going to give you introduction about enzymes. कि enzymes होते क्या हैं? When I am talking about the introduction, so enzymes are one of the most important group of proteins that are important for the living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेट्स हैव अ लुक कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडीज़ में एंजाइम्स की. सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड ये हमारी बॉडीज़ में ही प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडीज़ में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में ही डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. So when we talk about chemical reactions, there are different chemical reactions that are going inside our body और वो chemical reaction हमारे survival के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Means कि अगर वो chemical reaction ना हो या stop हो जाए तो living organism survive नहीं कर पाता. For example, if we talk about respiration, if we talk about photosynthesis in plants, डाइजेशन ऑफ फूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब प्रोसेसेस में और इनके अलावा बहुत सारे और प्रोसेसेस हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, तो वहाँ पे एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और वो केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर कंप्लीट होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. So what do the enzymes do? They increase the efficiency of biochemical reactions. Efficiency means they speed up the biochemical reactions and they help in producing products as fast as they can. Enzymes की अगर हम बात करें, enzymes are very specific. Means कि हर एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम डिज़ाइन किया जाता है हमारी बॉडीज़ के अंदर. और ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को डील कर सके, उसको फास्ट अप कर सके, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके. सो वी विल से दैट एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक और हर एंजाइम किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए ही बना होता है. एंड विदाउट दीज एंजाइम्स द लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल. चाहे हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म या बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम्स, दे आर बेसिकली प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो हैं वो बनी होती हैं अमाइनो एसिड से. सो ऑब्वियसली ये एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से ही बने हुए हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड दीज अमाइनो एसिड्स which are hundreds of amino acids that are making the amino enzymes, they are joined together and they are coiled around each other. और coiling की वजह से, उनकी joining की वजह से अमाइनो एसिड की, तो ओवरऑल जो एंजाइम को स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ ग्लोबुलर. सो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर. And now, when we talk about the structure of enzyme, there is a special site on the enzyme that is called as active site. एक्टिव साइट क्या है? ये वो साइट है, मींस जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी होगी इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं. कैटलिस्ट वो मटेरियल होते हैं जो कि रिएक्शंस को आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी लैब्स में कैटलिस्ट होते हैं. स्पेशल मटेरियल्स जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट अप करने के लिए यूज़ होते हैं. सो हमारी बॉडी में वो कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स का नाम देते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्टन अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो एक्टिव साइट क्या है कि जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, यानी कि एंजाइम्स का जो रोल प्ले करते हैं जहाँ पे वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो एंजाइम्स की एक स्पेशल छोटे से पोर्शन पे होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं. तो जितनी भी कैटालिटिक एक्टिविटी है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. मीन्स के जहाँ पे जो भी एंजाइम अपना रोल प्ले करता है उसके लिए एक स्पेसिफिक साइट, एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक प्लेस डिफाइंड है जिसे हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं. As you can see here, this green color, this is the whole enzyme. और इसके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है जो कि बहुत छोटी है ओवरऑल पूरे एंजाइम से. और यहाँ पे सबस्ट्रेट मीन्स जो रिएक्टेंट होंगे यहाँ पे आके बाइंड करेंगे और एंजाइम उनको स्पीड अप करके उनके रिएक्शन को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा.
देन मूविंग ऑन, द रिएक्टेंट दैट इज़ द सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट को हम इस सूरत हाल में नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में देखें तो केमिकल रिएक्शन इज़ कंपोज्ड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एंडिंग मटेरियल ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो हेयर द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट. दे विल अटैच टू द एक्टिव साइट, जैसा कि अभी हमने देखा है. और एक्टिव साइट जो है एक्चुअली इट इज़ वेरी स्मॉल साइट. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू अमाइनो एसिड्स, जहाँ पे सारी कैटालिटिक एक्टिविटी होगी. और बाकी के जो अमाइनो एसिड्स हैं, हमने कहा कि एंजाइम जो है 100 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है. तो कुछ ही अमाइनो एसिड उसमें से कैटालिटिक एक्टिविटी की जगह को यानी कि एक्टिव साइट को बनाएंगे, जबकि बाकी के अमाइनो एसिड उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम आते हैं. You can see over here that substrate is going to join to the active site. और active site पे थोड़े ही अमाइनो एसिड हैं, बाकी के अमाइनो एसिड इसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम आते हैं. अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की. तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के पोर्शन से ही बने हुए हैं, यानी कि वो ओवरऑल 100% सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं. तो उसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. तो कुछ ऐसी भी टाइप है एंजाइम की जिनको प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन की भी ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. तो उस नॉन प्रोटीन पोर्शन, वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम के साथ आके अटैच होगा ताकि एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन कर सके, उस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं. सो जिन एंजाइम्स में इन कोफैक्टर की ज़रूरत है, वो एंजाइम इन कोफैक्टर्स के बगैर रिएक्ट नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते. सो हम ये कहेंगे कि ये कोफैक्टर्स दे आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम. किस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं एंजाइम के? दे एक्ट एज अ ब्रिज. समटाइम्स दे एक्ट एज अ ब्रिज. दे लिंक द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम. ये रिएक्टेंट को एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जोड़ने के काम आते हैं, उनके दरमियान में ब्रिज के तौर पे काम करते हैं. अगर इस सूरत हाल में कोफैक्टर ना होगा, कोई ब्रिज ना होगा जो कि जोड़े रिएक्टेंट को यानी कि सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर सकता. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव अ पिक्चर ओवर हियर. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कोफैक्टर है जिसे हम कोएंजाइम भी कहते हैं. ये अगर ये पहली पिक्चर में जो फर्स्ट पिक्चर है ये अटैच नहीं हुआ एंजाइम से, बिकॉज ऑफ दैट द एंजाइम कैन नॉट कैरी आउट इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एंड देयर इज़ नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड. while in the second case the cofactor has joined the enzyme, जिसकी वजह से the enzyme will now function properly and now the product is formed. So this is the difference. जब कोफैक्टर किस तरह से एंजाइम को एक्टिविटी करवाता है, मींस उसको एक्टिव कर देता है ताकि एंजाइम अपना रोल प्रॉपरली प्ले कर सके. एक तो मैंने बताया कि कोफैक्टर ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है बाय connecting the substrate with the active site. उसके अलावा it often contribute directly to chemical reaction. ये directly chemical reaction में भी हिस्सा ले सकता है और sometimes ये chemical reaction के लिए energy provide करता है. It is a source of energy, यानी कि जो भी पूरा overall chemical reaction होना है जिसमें enzyme हिस्सा ले रहा है, तो वो enzyme उस पूरे chemical reaction को energy की requirement है, उसमें cofactors important role play करते हैं. They are the source of energy. And they help to drive the reaction, they help to move the reaction को start करने के लिए, उसको ले के चलने के लिए आगे कोफैक्टर important role play करते हैं. और अगर ये कोफैक्टर मिसिंग है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो at that situation the reaction, there would be impossible to carry out the reaction or it would be very difficult to carry out the reaction. सो कोफैक्टर्स अब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. समटाइम्स जो मेटल आयंस हैं ये भी कोफैक्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट मेटल आयंस हैं जो कोफैक्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम आयंस, ये कैट आयंस हैं यानी कि सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. फेरिक आयंस हैं, कॉपर के आयन, जिंक के आयन. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल आयंस. इनके अलावा और भी डिफरेंट आयंस होते हैं, मेटल के भी और दूसरे भी, जो कि कोफैक्टर पे के तौर पे काम कर सकते हैं. Now you can see in the picture below कि यहाँ पे एक एंजाइम के साथ ये पिंक कलर का कोफैक्टर आके अटैच होगा. दिस इज़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट. नॉन प्रोटीन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेटल आयन होता है कोफैक्टर, तो वो प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं है, मेटल है वो. तो इसीलिए नॉन प्रोटीन पार्ट आके
एंजाइम के साथ अटैच होगा तभी वो देखें यहाँ पे ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो जोड़ेगा सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, और एंजाइम देन एक्टिवेट हो जाएगा, अपने फंक्शन को बखूबी अदा करेगा। जो फैक्टर को फैक्टर अगर वो इनऑर्गेनिक आयन है यानी ऑर्गेनिक नहीं है और वो डिटैचेबल है यानी कि वी कैन रिमूव इट एंड अगेन जॉइन इट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो दैट इट कैन बी रिमूव्ड एंड अगेन जॉइंड, तो इस को फैक्टर को हम एक्टिवेटर का नाम देते हैं। उसके अलावा जो नॉन प्रोटीन पार्ट, अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि को फैक्टर पहली सूरत में हमने कहा कि डिटैचेबल हो, रिमूवेबल हो, तो उसे एक्टिवेटर कहेंगे, और अगर ये कोवेलेंटली, अगर ये टाइटली बॉन्डेड है एंजाइम के साथ, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो इस को फैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। उसके अलावा एक और इसकी बॉन्डिंग है कि अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड यानी टाइटली बॉन्डेड के अलावा लूजली बॉन्ड हो, लूजली अटैच हो, तो उस को फैक्टर को हम को एंजाइम का नाम देते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स, एक्टिवेटर जो कि डिटैचेबल है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, और को एंजाइम है जो कि लूजली बॉन्डेड होता है। You can see here this prosthetic group जो कि loosely bond होगा, and the coenzyme also detaches after this reaction, so it can be detachable. Now when we talk about cofactors, some cofactors are directly related to vitamins because cofactor बनाने के लिए vitamin essential raw material provide करते हैं जिसकी मदद से ये coenzyme बनाए जा सकें। ये जो वाइटामिन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, बिकॉज जिस तरह से हम देखते हैं कि एंजाइम रीयूजेबल है, उसी तरह से को एंजाइम है, इट कैन बी नीडेड अगेन एंड अगेन एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो ओनली लिटिल रॉ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड जिससे को एंजाइम की एक स्पेसिफिक अमाउंट बन जाए, और उसको फिर बार बार, जिस तरह से एक एंजाइम है वो बार बार यूज़ किया जा सकता है फॉर डिफरेंट मतलब सेम रिएक्शन, तो इसी तरह को एंजाइम भी बार बार यूज़ किया जा सकता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस एंजाइम के वो को एंजाइम के साथ अटैच होगा या ना होगा, उस हिसाब से हम एंजाइम को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली टाइप है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम वो एंजाइम है जिसका को एंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कम्प्लीटली उससे रिमूव कर दिया गया है और वो इनएक्टिव फॉर्म में चला गया है, ऐसी सूरत में ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता, अपना फंक्शन प्रॉपरली पूरा नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं दिस इज़ एन एपो एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम होगा जो कि अपना फंक्शन अदा नहीं कर सकता। अगर एपो एंजाइम के अंदर हम करेक्ट अमाउंट यानी कि जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है को एंजाइम की वो इसके साथ अटैच कर दें, तो एपो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इनएक्टिव फॉर्म से दोबारा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, इसकी एक्टिविटी रीस्टोर हो जाएगी, नॉर्मल एंजाइम वर्किंग एंजाइम की सूरत में आ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं दैट इज़ अ होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब है एक्टिवेटेड एंजाइम जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि उसके प्रोटीन पोर्शन के साथ साथ को फैक्टर भी अटैच्ड हो। सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बेस्ड ऑन द को फैक्टर प्रेजेंस। एपो एंजाइम जिसका को फैक्टर रिमूव कर दिया हो और उसके रिमूवल की वजह से एंजाइम अब अपनी एक्टिविटी को पूरा नहीं कर सकता और इनएक्टिव फॉर्म में चला जाए, एंड सेकंड वन होलो एंजाइम कि जिसके अंदर को फैक्टर ऐड कर दिया और वो दोबारा से एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाए, और ये एंजाइम को फैक्टर के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड चेन पे भी मुश्तमिल होता है। नाउ मूविंग ऑन, एज यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट वन इज़ एपो एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कि अब एक्टिविटी नहीं कर सकता, इनएक्टिव फॉर्म में है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पोर्शन पे मुश्तमिल होता है और ये अपना कोई भी वर्क नहीं कैरी कर सकता। इसके अंदर हमने को एंजाइम को डाला, को एंजाइम को फैक्टर नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा। को एंजाइम को डालने के बाद को एंजाइम अपनी जगह पे सेटल डाउन हो गया, अब ये एंजाइम होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो गया और ये अब एक्टिव फॉर्म में आ गया है। अब ये सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट भी करेगा और उसको प्रोडक्ट में बनाएगा भी। You can see over here in the picture also, this is a hollow enzyme, this bracket shows, यानी कि ओवरऑल जो फुल स्ट्रक्चर है उसे हम होलो एंजाइम कहेंगे। और अगर हम होलो एंजाइम के डिफरेंट पार्ट्स को देखें आपको नज़र आएगा एपो एंजाइम। अगर सिर्फ यही ग्रेइश पार्ट रह जाए, बाकी सारे पार्ट्स रिमूव हो जाएं, तो उसे हम कहेंगे दैट इज़ एन एपो एंजाइम।
एक साइड पे है कोएंजाइम, एक साइड पे है कोफैक्टर, एंड देन देयर इज़ अ कैटालिटिक साइट। तो जब ये तमाम के तमाम चीज़ें इकट्ठे मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं, तो इसको हम होलो एंजाइम यानी कि एक्टिव एंजाइम का नाम देते हैं। और अगर होलो एंजाइम में से उसके कोएंजाइम और कोफैक्टर को निकाल दिया जाए तो ये एपो एंजाइम बन जाएगा कि जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, जो अपना फंक्शन को कैरी नहीं कर सकता। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं, अगर हम अपने सेल्स के अंदर देखें, हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के अंदर उधर ही डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं और वहीं से अवेलेबल हो जाते हैं डिफरेंट साइट्स पे। जबकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं दैट आर बाउंडेड टू सर्टेन सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, यानी कि कुछ सेलुलर ऑर्गेनेलिज जहाँ से जो ट्रांसपोर्ट करने के काबिल हैं, उनके साथ वो एंजाइम अटैच होंगे और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनकी रिक्वायर्ड साइट पे। तो ये एंजाइम मैंने बताया था पहले भी कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडीज़ खुद से प्रिपेयर करती हैं रिक्वायर्ड एंजाइम को और उनको उधर ही प्रिपेयर किया जाता है वेयर दे आर रिक्वायर्ड, यानी कि जिस साइट पे उनकी ज़रूरत है या उसी साइट पे या उसके आसपास किसी साइट पे इनको प्रिपेयर करके रिक्वायर्ड साइट पे इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड फार अवे फ्रॉम द रिक्वायर्ड साइट। Some enzymes, they are like those enzymes that are important for photosynthesis, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाए जाएंगे ताकि वहीं पे प्रोड्यूस होके वहीं पे फोटोसिंथेसिस के लिए ये यूज़ किए जा सकें। जबकि बहुत सारे एंजाइम्स जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए चाहिए होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे, वहीं पे पाए जाएंगे, वहीं पे प्रोड्यूस होंगे और वहीं पे यूज़ हो जाएंगे। जबकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो प्रोटीन चूँकि राइबोसोम की तरफ से बन रही होती है, सो दोज एंजाइम्स विल बी सिंथेसाइज्ड, दे विल बी प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के साथ कोफैक्टर क्या है, एक्टिवेटर क्या है, को एंजाइम क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर वेरी हैविंग वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज़ के तमाम जो एंजाइम्स हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं, इनके प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन एक एंजाइम बनेगा और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ फोल्डेड होती हैं, एक दूसरे के साथ कॉइल्ड अप होती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है किसी भी एंजाइम का वो ग्लोबुलर होता है। उसके अलावा ये जो एंजाइम्स हैं दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जिस भी रिएक्शन में ये एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उसके रेट को उसको स्पीड अप कर देते हैं। और अगर ये ना होते तो रिएक्शन स्पीड अप ना होता और उसकी वजह से सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता। तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक तो ये है यहाँ पे जो हमें दिख रही है इस स्लाइड में, कि एक तो ये स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, सेकेंडली ये जब भी रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, अभी तक हम आगे चल के भी देखते हैं, जब भी रिएक्शन होगा तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन ख़ुद बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे। जितनी अमाउंट रिएक्शन में एंटर हुई थी आपको एंड पे प्रोडक्ट के साथ उतनी अमाउंट एंजाइम की दोबारा से मिल जाती है। ख़ुद से ये यूज़ नहीं होते, अपने आप को यूज़ नहीं करते, दैट इज़ वाई दे आर रीयूजेबल अगेन एंड अगेन। For hundreds of reactions they can be used again and again. As you can see, this enzyme, उसकी एक्टिव साइट, यहाँ पे सबस्ट्रेट आया, बॉन्ड बना और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया और एंजाइम वैसे ही ओरिजिनल हालत में मौजूद है। यानी कि अनदर सबस्ट्रेट कैन कम, अनदर प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड और एंजाइम उसके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा देयर प्रेजेंस दैट डू नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्योंकि ये एक तो ख़ुद यूज़ अप नहीं हो रहे, रिकवरेबल हैं यानी कि दोबारा से मिल जाते हैं, तो इनकी मौजूदगी से जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी नेचर या उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ये इम्प्योरिटी के तौर पे या एक डिफरेंट एडिशनल मटेरियल या एलिमेंट के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने आप को रिकवरेबल हैं, ये प्रोडक्ट से ख़ुद सेपरेट हो जाएंगे और प्रोडक्ट जो नॉर्मल हालत में भी जैसा बनना था एंजाइम के बगैर स्लो स्पीड रिएक्शन में जिस तरह का बनता, अभी भी एंजाइम के साथ सेम वैसा ही बना है। ना उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क आता है, ना ही उसकी नेचर में कोई फ़र्क आता है, बिकॉज एंजाइम के साथ एंड पे ये
सेपरेट हो जाते हैं, एंजाइम रिकवरेबल है, वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, वो बिल्कुल भी यूज़ अप नहीं हुआ कि वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी या नेचर को चेंज कर सकता उसमें ऐड होके। यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो कि यहाँ पे एक साइड पे सबस्ट्रेट ऐड हुआ, एंजाइम ने उसको रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है, एंजाइम दोबारा से रीयूजेबल है, ख़ुद ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ और ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी या फिर नेचर के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता। उसके अलावा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एसिलरेट अ लार्ज रिएक्शन। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम चाहिए हो तभी रिएक्शन कैरी आउट होगा, बल्कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट भी एक किसी भी रिएक्शन को एसिलरेट यानी कि स्पीड अप कर सकती है। देन द एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी कि एक एंजाइम कैटेलाइज करता है यानी कि स्पीड अप करता है सिंगल केमिकल रिएक्शन को या उसी टाइप का कोई और रिलेटेड केमिकल रिएक्शन को, वो भी वेल डिफाइंड होता है पहले से। एंजाइम ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में डालें वो काम करेगा, बिकॉज अभी तक हम जितने भी देखते आए हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बना है, इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इसकी एक्टिविटी साइट का, और वो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उस सबस्ट्रेट के अलावा कोई और शक्ल का कोई और शेप का सबस्ट्रेट आ जाए तो बिकॉज उनकी शेप्स आपस में मैच नहीं होती एक्टिव साइट की और सबस्ट्रेट की, तो ये एंजाइम बिल्कुल भी उसको रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ स्पीड अप नहीं करेगा रिएक्शन को। सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पे जिस तरह का एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप है यू कैन सी, वैसे ही जो सबस्ट्रेट आके अटैच होगा उसकी शेप होनी चाहिए। अदरवाइज अगर सबस्ट्रेट की शेप चेंज हो गई तो एंजाइम जो है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं करेगी, तो एंजाइम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकता। When we talk about sensitivity, एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव हैं जो कि हमारी बॉडीज़ में पाए जाते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, पीएच सेंसिटिव हैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी इनकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। मींस अ माइनर चेंज इन पीएच और माइनर चेंज इन टेम्परेचर कैन डी नेचर दिस एंजाइम्स। क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए हैं तो थोड़ा सा भी चेंज आने की वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो डी नेचर हो जाती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है जो कि इन एंजाइम्स को बना रही है, जिसकी वजह से एंजाइम्स डी नेचर यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। सो दीज एंजाइम्स आर वेरी sensitive. We will discuss about them in some other video. As you can see, एक सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना था, बिकॉज ऑफ सम रीज़न एंजाइम डी नेचर हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, सेंसिटिविटी शो की। अब देखें एंजाइम की एक्टिविटी साइट चेंज हो गई, प्रोटीन डैमेज हो गई, जाहिर सी बात है टेम्परेचर या पीएच चेंज की वजह से। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक्टिव साइट देख लें आप, अवेलेबल ही नहीं है कि जहाँ पे एक्टिव सबस्ट्रेट आके अटैच होता। सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सो सम एंजाइम्स दे रिक्वायर को फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, जिस तरह से पहले भी बात हुई है कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, एपो एंजाइम है उसके अंदर को एंजाइम या को फैक्टर आके अटैच होगा तभी सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है और वो हॉलो एंजाइम में बनेगा और काम मुकम्मल करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। अदरवाइज अगर ये को फैक्टर मिसिंग होता तो सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अटैच ना हो सकता और एंजाइम एक्टिव फॉर्म में ना आता। आप यू कैन सी ओवर हेयर इन द एरो के एक्टिवेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही यही है कि जब को फैक्टर आके अटैच होता है तभी एंजाइम एक्टिव होगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। And the another property is that enzyme lowers the activation energy of chemical reactions. सो जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे एंजाइम्स उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। यू कैन सी हियर द रेड लाइन ऑफ द ग्राफ, रेड लाइन ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी थी और रिएक्टेंट्स आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, इनको उस पूरे जो हिल है ये एक्टिवेशन एनर्जी का, इसको क्रॉस करके जाना था। लेकिन जब इसके अंदर एंजाइम ऐड अप किए तो ये पर्पल लाइन शो करती है कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई है और एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो इजीली इस एक्टिवेशन का जो हिल है, वो जो एनर्जी लेवल है उसको क्रॉस करके ओवरऑल प्रोडक्ट आके एंजाइम रिलीज कर देता है एट द एंड। इन द बिगनिंग इट इज़ रिसीविंग रिएक्टेंट्स, it is carrying the reactants and taking them through the reaction, or at the end it releases the products. You can see in this picture also initial जो पहला वाला है ये ऑरेंज कलर ग्राफ, पीच कलर जो लेफ्ट साइड पे है, ये रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, दे हैव टू क्रॉस दिस एक्टिवेशन एनर्जी बार। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, तो अगर एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन या तो
बहुत डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है। लेकिन इन द सेकंड केस, जब इसके अंदर एंजाइम डाल दिए गए, एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी यू कैन सी इट इज़ लोअर टू अ लॉट, और इतनी लो हो गई है कि एंजाइम और रिएक्टेंट सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जब वो इकट्ठा हुआ, एंजाइम ने ले जाके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। So this is how the enzymes work and how they are very important. This is why they are very important for the survival of living organism, क्योंकि enzymes हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, जिससे वो केमिकल रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं, आगे चल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये एंजाइम ना हो, मौजूदगी इनकी ना हो, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो अभी हमारी बॉडी में चंद सेकंड में हो जाते हैं, उनको घंटों के हिसाब से वो कंप्लीट हों, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। सो दिस वॉज ऑल माई वीडियो टुडे अबाउट एंजाइम्स। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो और आपकी हेल्प हुई हो। You can